हेलो हेलो हेलो, वी आर लाइव नाउ। हेलो, वी आर लाइव नाउ। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारा टीजीटी एलटी का और पीजीटी का बैच लॉन्च हुआ था। तो इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे आज यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या पढ़ेंगे? यूनिट और मेजरमेंट। और यूनिट और मेजरमेंट को हम बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे और पेपर के रिगार्डिंग पढ़ेंगे जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। प्लस में एक चीज और पढ़नी है हमें। प्लस में एक चीज और पढ़नी है कि हमें बेसिक से एडवांस पे कैसे जाना है। मतलब हमारे टीजीटी के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसमें जीआईसी के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और पीजीटी लेवल के भी हमारे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाए। ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, जैसे हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट लेक्चर फर्स्ट, इसमें हम बेसिक से एडवांस तक चीजें करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। तो बढ़ते हैं बिना टाइम खर्च करे बढ़िया से पॉइंट की तरफ। अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं, सबसे पहले हमें यूनिट और मेजरमेंट में कौन सी चीज पर ध्यान देना होता है, बेसिक से चलेंगे। तो यूनिट और मेजरमेंट में, यूनिट एंड मेजरमेंट, इसे जो हमारे साथ हिंदी मीडियम से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे दोस्त हिंदी मीडियम से जुड़े हुए हैं और जो हमारे दोस्त इंग्लिश मीडियम से जुड़े हुए हैं, उनकी तैयारी में भी कोई दिक्कत समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि आपको जो नोट्स मिलने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाले हैं। ठीक है। चलो, तो बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ। इसमें देखते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं मात्रक, मात्रक तथा मापन, मात्रक तथा मापन। ठीक है। तो इसमें हम मात्रक तथा मापन, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है क्वांटिटी के बारे में। ठीक है। सबसे पहले हमें पढ़ना क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटी के मतलब होता है राशियों के बारे में। अच्छा, मैं अगर आपसे कहने लगूं, जैसे आप सभी को पता होगा, हम कुछ चीजें ऐसी करते हैं जैसे जो हमारे अगर मैं आपसे कहने लगूं ये पूरी प्रकृति है, ये पूरी नेचर है, नेचर में कुछ फिनोमेना होते हैं, उन फिनोमेना को हमें मेजर करना होता है। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि भैया फिजिक्स जो है एक मेजरमेंट सब्जेक्ट है, मतलब इसमें अगर आप अपने द्वारा कही गई बात को आप किसी वर्डों में या मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं दिखा पा रहे, तो मतलब आप अच्छे तरीके से फिजिक्स को सॉल्व नहीं कर पा सकते। ठीक है। यानी कि आप जो बात कहोगे वो कैसे, किस फॉर्मेट में मिलेगी हमें, मतलब आपको वो लिखना पड़ेगा। मतलब वो जो आप बात कह रहे हो वो आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वांटिटी, जो राशियां हैं वो कितने प्रकार की रहती है हमारी। अगर मैं आपसे कहने लगूं, कोई भी इस संसार में कोई भी चीज हो, उन्हें मेजर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। और वे टूल्स हमारे किस प्रकार से काम में आने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे क्वांटिटी, राशियां कितनी होती हैं। तो जो सबसे पहले हमें पढ़नी है, सबसे पहले हमें पढ़नी है फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी पढ़नी है? फिजिकल क्वांटिटी। और इस वाले टॉपिक से आपके काफी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। क्योंकि यूनिट और मेजरमेंट आपका मैकेनिक्स का बढ़िया पोर्शन है, ये आपका टीजीटी पीजीटी मतलब हर यूनिट में आपको मिलने वाला है। तो एक ही तैयारी से आपका सारा काम हो जाएगा। एक बार समझना पड़ेगा, तो वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा करो। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है हमें। एक पढ़ना है हमें ड्राइव क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? ड्राइव क्वांटिटी। आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे, साथ साथ आप नोट भी करते रहियो। ठीक है। एक होती है हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं उस चीज को हम देख लेते हैं। इसे बोलते हैं हिंदी में भौतिक राशि या भौतिक राशियां। मतलब आप बहुत सारी पढ़ोगे तो भौतिक राशियां कह सकते हो। ड्राइव क्वांटिटी को हम हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है। और ये होती है हमारी संपूरक, संपूरक राशि। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां क्या होती हैं। अगर मैं आपसे मुख्य तौर पर कह लगूं, हमारे जितने भी हमारे फिजिकल फिनोमेना हैं, और वे फिजिकल फिनोमेना लिंक करे हुए हमारी नेचर से, तो उनको अच्छे तरीके से मेजर करने के लिए जिन क्वांटिटी की जरूरत पड़ी उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। यानी कि अगर मैं आपसे कह लगूं,
जितने भी हमारे भौतिक प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी हमारी भौतिक प्रक्रियाएं हैं, जितने भी होने वाली हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, मतलब वे प्रकृति से होने वाली है, उन्हें क्या बोलेंगे हम, फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे सबसे पहले हमारी जो, मतलब ऐसा कह सकते हो आप, ये वाली जो क्वांटिटी है ना आप, ये किसी चीज पर भी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो हम फिजिकल क्वांटिटी में एक बात पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। एक बात ध्यान से समझना कि फिजिकल क्वांटिटी किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड एनी अदर, एनी अदर, किसी पर भी निर्भर नहीं करेंगे, किसी पर भी निर्भर नहीं करेंगे, निर्भर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वहीं अगर मैं बात करने लगूँ ड्राइव क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है, व्युत्पन्न राशि वे राशि होते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। यानी कि ये फुल्ली डिपेंड करती है किस पे, फिजिकल क्वांटिटी पे। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी से हम क्या बना सकते हैं, ड्राइव क्वांटिटी बना सकते हैं। तो इसका भी एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना कि फुल यानी कि डिपेंड अपॉन, डिपेंड अपॉन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि बहुत ये जो है व्युत्पन्न राशि भौतिक राशियों पर, भौतिक राशियों पर निर्भर करेंगे, भौतिक राशियों पर, भौतिक राशियों पर निर्भर करेंगे, निर्भर करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको अच्छे तरीके से ये भी बताने वाला हूँ किस प्रकार से करेंगे, सारी चीज बिल्कुल क्लियर करता चलूंगा, क्योंकि हमारे इस बैच में आपको बेसिक टू एडवांस सारी चीजें मिलने वाली। ठीक है, अगर मैं वहीं बात कर लगूँ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की, तो ये क्वांटिटी एक ऐसा मान के चलो कि फिजिकल क्वांटिटी जितनी होती होगी उसमें दो क्वांटिटी और इंक्लूड कर दे मैं। यानी कि अगर मैं आपसे कह लगूँ कि फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी में दो क्वांटिटी और ऐड कर दे मैं, दो क्वांटिटी और ऐड कर दे मैं, तो हमारी क्या बन जाती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बन जाती है। कैसे, फिजिकल क्वांटिटी होती कितनी है, तो फिजिकल क्वांटिटी हमारी होती है 7। अब ये तो दो जो एक्स्ट्रा आई हैं, ये दो एक्स्ट्रा कौन सी है, इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। एक तो हमारी होती है एंगल, एक होती है सॉलिड एंगल। तो इन दोनों को मिलाकर हमारी कौन सी हो जाती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पूरी हो जाती है। अब सबसे पहले जो हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बातचीत करना चाहूंगा आपसे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कैसे कैसे ये सिस्टम को जोड़े रखे हैं हमारे साथ। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या कंडीशन बनाए हुए अपने साथ। अगर मैं आपसे कह लगूँ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियां जो होती हैं, भौतिक राशियां, अगर आप इसमें, अगर मैं आपसे कहूं जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसी में हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी भी आती है। जैसे मास हो गया, ठीक है, और हमारा टाइम हो गया और लेंथ हो गया, ये तीन हमारी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। अगर मैं आपसे कह लगूं फिजिकल क्वांटिटी सबसे शुरुआत में कौन कौन सी थी, तो अगर मैं आपसे कहूं सबसे शुरुआत में एक तो थी हमारे पास मास, सबसे शुरुआत में थी मास यानी कि द्रव्यमान। अगर मैं आपसे कह लगूं जितनी भी तौलने वाली चीजें हैं वे सब किस में आएगी, मास में, द्रव्यमान में। और इसका अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिख रहा हूँ, फिर इनके सामने इनकी यूनिट लिख रहा हूँ, मात्रक लिख रहा हूँ। द्रव्यमान का मात्रक हमारा क्या होता है, किलोग्राम होता है, यानी कि मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम। सबसे शुरुआत में फिजिकल क्वांटिटी पहले नंबर की हमारी क्या थी, मास थी। दूसरे नंबर पे हमारी जो थी, दूसरे नंबर पे थी हमारी कौन सी, दूसरे नंबर पे थी हमारी लेंथ, दूसरे नंबर पे थी हमारी लेंथ यानी कि लंबाई। और लंबाई का मात्रक या यूनिट जो थी हमारी वो क्या थी, मीटर, क्या थी, मीटर। ठीक है, इसे पूरा लिख लेते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बेसिक नाम रखा हुआ है। तीसरे नंबर की जो हमारी क्वांटिटी वो थी टाइम यानी कि समय। और समय का जो हमारी यूनिट थी, मात्रक था, वो क्या था, सेकंड था। कितना था हमारा, सेकंड था। तो सबसे शुरुआत में ये थी हमारे, और इन्हीं को हम क्या बोलते थे, फंडामेंटल, फंडामेंटल
फंडामेंटल यूनिट एंड फंडामेंटल क्वांटिटी एंड यूनिट। ठीक है, क्वांटिटी कौन सी है, ये वाली है, क्वांटिटी इधर है भाई ये, और ये आपकी यूनिट इधर है। ठीक है, यूनिट हमारी इधर है। अगर मैं वही बात करने लगूँ, जैसे ही मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी सबसे शुरुआत में ये 3 थी, लेकिन जैसे ही थर्मोडायनेमिक का जन्म हुआ तो थर्मोडायनेमिक वाले भी कहने लगे भैया हमारी टेम्परेचर की भी तो होनी चाहिए, तो वहां पे टेम्परेचर की भी हुई। कौन सी, 4th नंबर पे हमारी टेम्परेचर की हुई। टेम्परेचर की, टेम्परेचर की यानी कि ताप की हुई। ताप की क्या हुई, ताप की हमारी होती है केल्विन। क्या होती है, केल्विन। फिर इसके बाद ऑप्टिक्स का जन्म हुआ, प्रकाशिकी का जन्म हुआ, तो वे भी कहने लगे भैया हमारी भी तो स्पेशल होनी चाहिए, यानी कि लुमिनियस इंटेंसिटी की, लुमिनियस इंटेंसिटी की, यानी कि लुमिनियस इंटेंसिटी क्या होती है, ज्योति तीव्रता। भाई हम इतनी सारी मतलब अपने अंदर से प्रकाश के बारे में पढ़वा रहे हैं, तो हमारी भी तो होनी चाहिए। ऑप्टिक्स वालों ने बोला लुमिनियस इंटेंसिटी की क्या रहेगी हमारी, कैंडेला। क्या होती है, कैंडेला। ठीक है, कैंडेला। ठीक है, इसके बाद भैया केमिस्ट्री भी फिजिक्स में घुसी चली आई। तो यहाँ पे हुआ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा का, पदार्थ की मात्रा का। तो पदार्थ की मात्रा का क्या रहा हमारा, मोल। क्या रहा, मोल। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत अच्छे तरीके से फिजिक्स में से ब्रांच बनी। तो अगर हम कह लगे करंट की क्या रहेगी हमारी, करंट की क्या रहेगी, धारा की, आप वैद्युत धारा बोलते हो, उसकी क्या रहेगी हमारी, एम्पियर। क्या रहेगी, एम्पियर। ठीक है, क्या रहेगी, एम्पियर। और एम्पियर में इस प्रकार से। तो ये हमारी कैसी थी, हमारी फिजिकल क्वांटिटी थी। ये 7 कैसी थी, फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि इनकी संख्या कितनी थी, 7। दे आर 7। इसके बाद मैंने आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे हमारी खत्म होगी। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि इन फिजिकल क्वांटिटी से हम क्या बना सकते थे, ड्राइव क्वांटिटी बना सकते थे। क्या बना सकते थे, ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, चलो तो अब हम ड्राइव क्वांटिटी के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। चलो ड्राइव क्वांटिटी का बाद में मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगा। ठीक है, ड्राइव क्वांटिटी चलो एक बार देख लेते हैं। मतलब वैसे ड्राइव क्वांटिटी की संख्या बहुत ज्यादा है, पर हम कुछ सिलेक्टेड ले लेते हैं किस प्रकार से वो बनता है। ठीक है, चलो पहले हम देख लेते हैं, अब देख लेते हैं हम ड्राइव क्वांटिटी कौन सी होती है। ड्राइव क्वांटिटी यानी कि इन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां। यानी कि ये डिपेंड करती है फिजिकल क्वांटिटी पे, किस प्रकार से डिपेंड करती है एक बार ध्यान से समझना। अगर मैं सपोज करो जैसे एग्जांपल के तौर पे एरिया लूं, यानी कि क्षेत्रफल लूं, क्षेत्रफल लूं, तो एरिया बराबर हमारा क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, लंबाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो अब आप अच्छे तरीके से देख सकते हो यहाँ पे कि लेंथ हमारा किस में मेजर होता था, मीटर में। ये भी ब्रेथ भी किस में होता था, ये एक तरीके से लेंथ का पोर्शन ही है। तो ये क्या है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारे, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। और ये भी हमारे क्या है, ये ब्रेथ भी हमारे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर एरिया जो बनी है ये कैसी बनी है हमारी, ड्राइव क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बनी है, ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, अगर मैं वही बात करने लगूँ दूसरे नंबर पर, जिस प्रकार से एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम यानी कि आयतन, आयतन का देखना चाहेंगे, आयतन इजिकल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, इसे हम क्या होंगे, लंबाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कह लगूँ लेंथ भी हमारी क्या है, एक तरीके से फिजिकल क्वांटिटी है। अगर ब्रेथ भी देखने लगो, ये भी हमारी लेंथ में मेजर होगी, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, और ये भी कैसी है, फिजिकल क्वांटिटी।
यानी कि फिजिकल क्वांटिटी मिल क्या है, क्या बना रही है, ये है कैसी हमारी ड्राइव क्वांटिटी, यानी कि व्युत्पन्न राशि। कैसी है, व्युत्पन्न राशि। तो इस प्रकार से हम ड्राइव क्वांटिटी को बहुत, मतलब जब मैं आपको डायमेंशन का टॉपिक कराऊंगा वहां पे इन सबको अच्छे तरीके से पूरा पूरा पढ़ेंगे, सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे और डायमेंशन का कंसेप्ट को पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, अभी तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे एक का दो दो तीन तीन दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलो एक दो अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, जैसे डेंसिटी की, डेंसिटी क्या होती है हमारी, घनत्व होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, अगर मैं वही बात करने लगूं, ये जो मास है हमारा, ये मास जो है ये भी हमारी कैसी है, फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम भी एक तरीके से, यानी कि फिजिकल, ये वॉल्यूम कैसा था हमारा, ड्राइव क्वांटिटी था। तो ये मिलके आपस में क्या बनाओगे, एक तरीके से डेंसिटी को भी ये कैसे बनाओगे, ड्राइव क्वांटिटी बनाओगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि किस प्रकार से फिजिकल क्वांटिटी सारी मिलकर क्या बना रही है, ड्राइव क्वांटिटी बना रही है। ठीक है, चलो एक दो उसके बारे में भी देख लेते हैं, किसके बारे में देख लेते हैं एक बार, उसके सप्लीमेंट्री के बारे में, सप्लीमेंट्री के बारे में भी देख लो, फिर इन्हें अच्छे तरीके से हम ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन सी होती है, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन सी होती है, जिन्हें हम बोलते हैं संपूरक, संपूरक, संपूरक राशियां। ठीक है, संपूरक राशियां। ठीक है, तो अब हम समझते हैं एक बार संपूरक राशियां। अगर मैं आपसे कह लगूं, इसमें आप ऐसा कह सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी हमारी, फिजिकल क्वांटिटी प्लस दो क्वांटिटी और। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी कितनी थी, 7 थी, हमारी भौतिक राशि कितनी थी, 7 थी, प्लस दो क्वांटिटी और कौन सी, एक तो एंगल, एंगल, और एक दूसरा कौन सी थी हमारे पास, सॉलिड एंगल। ठीक है, ये नहीं दोनों को मिलकर आपस में क्या बन जाती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है, चलो तो अब एक और पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि इन्हें तो हमने मतलब थोड़ा थोड़ा सा एक बार देख लिया है, इनकी बस थोड़ा थोड़ा जरूरत पड़ने वाली है हमें, अभी यहाँ पे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ये केवल इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया है कि ये तीनों तरीके की कौन सी होती है। अगर मैं वहीं बात करने लगूँ, अब हम देखते हैं अपने सिस्टम के बारे में, सिस्टम के बारे में। सिस्टम को बोलते हैं, यानी कि जितनी भी पद्धतियां चल रही हैं हमारे संसार में, उन पद्धतियों को अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, देखो भाई, हमारी जो सिस्टम्स हैं, जो पद्धतियां हैं, वे कितने प्रकार की हैं, मतलब यहाँ हमारे विशेषकर 3 प्रकार की है, जिसे एक को तो बोलते हैं हम सीजीएस। ठीक है, एक को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम एमकेएस, और एक सिस्टम होता है हमारा एफपीएस। ये 3 सिस्टम हमारे होते हैं। वहीं अगर मैं बात करने लगूं, इनके दूसरे नाम क्या हैं, तो इनके दूसरे नाम, क्योंकि सीजीएस जो है सबसे ज्यादा जो है फ्रांस देश में हुई थी ये, इसके बारे में बातचीत, तो फ्रेंच, इसे बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच की पद्धति है ये, फ्रेंच पद्धति। और एमके सिस्टम बहुत ज्यादा जगह यूज हो जाता था, इस वजह से इसे बोलते हैं मैट्रिक, मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, मैट्रिक। एक बार ये क्वेश्चन आपका जो एनवीएस और केवीएस का एग्जाम था वहां पे पूछ लिया गया था कि कौन सी पद्धति का क्या नाम है एक्स्ट्रा। ठीक है, ये भी सारी चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। ये जो फुट पाउंड सेकंड एफपीएस जो पद्धति थी, ये ब्रिटेन में सबसे ज्यादा चलती थी, और भारत में भी इसका आजकल आप देखते भी होंगे, जितने भी हम केक वगैरह लाते हैं, ऊन वगैरह लाते हैं, आज भी किस में, पाउंड में लेकर आते हैं। और जितनी भी जमीन वमीन होती है आप देखते हो फुट वगैरह में चलती है यहाँ पे। तो अगर मैं आपसे कह लगूँ ये कौन सा सिस्टम था, तो ये ब्रिटिश सिस्टम था, ब्रिटिश, ब्रिटिश सिस्टम। यानी कि ये किसकी पद्धति थी, ब्रिटिश की, ब्रिटिश पद्धति। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे बात करने लगूँ सीजीएस में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको बता दूं, सी एक हमारी जो है लेंथ को बताएगी, और लेंथ सीजीएस पद्धति में जो लेंथ होती है, लंबाई होती है,
उसे हम किससे मेजर करते हैं? C4 सेंटीमीटर। किससे मेजर करते हैं? सेंटीमीटर से। और अगर मैं जी की बात करने लगूं, जी हमारा मास को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करेगा। और ये हमारा क्या रहने वाला है? G4 बोले तो ग्राम। ठीक है। और एस किसे रिप्रेजेंट करने वाला है? ये रिप्रेजेंट करेगा टाइम को, यानी कि समय को। और ये किस में आने वाला है? एस फॉर सेकेंड में। किस में आने वाला है? सेकंड में। वहीं अगर मैं बात करने लगूं एम के एस, एम के एस में जो एम रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेंथ में हमारी ये किस में आएगी? मीटर में। किस में आएगी? ये मीटर में। और के जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक तरीके से आपके मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, द्रव्यमान को। ये किस में आएगा? हमारा जो है किलोग्राम में। और एस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये किस में आएगा? सेकंड में। किस में आएगा? सेकंड में। ठीक है। अब इस पे आ जाओ एफपीएस पे, तो हम सबसे पहले एफ को ले लेते हैं। एफ क्या है हमारा? ये होता है, यानी कि लेंथ को ही मेजर कर रहा है, लेंथ लंबाई को। तो ये किस में होता है हमारा? फुट में। किसमें होता है? फुट में। ठीक है। और पी जो होता है हमारा, ये किसे मेजर कर रहा है? ये मास को मेजर कर रहा है। और यानी कि ये किस में होगा? हमारा पाउंड में। आज भी देखते होगे मस्तिष्क का वजन भी किस में नापा जाता है? पाउंड में। किस में नापा जाता है? पाउंड में। अगर वहीं एस की बात करने लगूं, एस कैसा सिस्टम है हमारा? ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। और टाइम को किस में मेजर करेंगे? इसमें हम सेकंड में। तो एक बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने योग्य ये बात पता लगी होगी, चाहे आप कोई सा भी सिस्टम, मतलब आप चाहे कोई सा भी सिस्टम ले लो, लेकिन टाइम पहले से ही, पहले भी सेकंड में था, कोई सी भी इस सिस्टम को ले लो, आपका टाइम किस में रहना है? सेकंड में ही रहना है। ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूं, बहुत बेहतरीन सा। इस कंसेप्ट के ऊपर आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं। देखो, इसे बोलते हैं, इस कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो पहले एक व्यवहारिक जीवन में एग्जाम्पल समझो। अगर मैं आपसे कह लगूं हमारे पास अ, अगर मैं आपसे कह लगूं हमारे पास सपोज करो 5 kg लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 5 kg। 5 kg है, तो इसका क्या मतलब है? तो ये जो हमें दे रखा है, ये m जो दे, ये जो 5 दे रखा है, ये मैग्नीट्यूड को शो करता है। ये किसे शो करता है? मैग्नीट्यूड को, यानी कि परिमाण को। परिमाण को। ठीक है। और ये जो जी, ये जो केजी दे रखा है, ये किसे रिप्रेजेंट करती है? यूनिट को। ठीक है, यानी कि मात्रक को। तो आपको एक बात पक्की पता लग गई होगी, अगर ये सबसे शुरुआत में अगर 5 लिखा होता, तो भैया 5 कुछ भी हो सकता था, मीटर भी हो सकता था, किलोग्राम भी हो सकता था, सेकंड भी हो सकता था। लेकिन जैसे ही मन ने इसके सामने मान लो सपोज करो SEC लिख दिया, सेकंड लिख दिया, तो आपको तुरंत पता लग गया होगा कि भैया ये 5 जो है ना, ये 5 वैल्यू है, ये किसकी है? टाइम की है। किसकी वैल्यू है? ये टाइम की है। तो इसका मतलब है जब भी कोई चीज हमें दिखाई देगी, कोई चीज को अच्छे तरीके से फिजिक्स में अगर काम करना है, तो वो मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ दिखाई देगी। ठीक है, ये वाली बात आपको क्लियर पक्की पता लग गई होगी। अच्छा, एक चीज और समझो अच्छे तरीके से, ये वाली बहुत बात जो मैं बताने वाला हूँ ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपसे कह लगूँ 5 kg अगर कहीं लिखा हुआ है, तो 5 kg को आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो भैया 5, अगर इसे ग्राम में बदलना तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? ये लिख सकते हो आप, ऐसे भी तो लिख सकते थे इसे भाई। अगर 5 किलो को ग्राम में बदलना तो 5,000 ग्राम भी लिख सकते थे। तो इसका मतलब है इस वाले को, जो ये हमारा ये 5 जो है, ये एक न्यूमेरिकल डिजिट है, तो इसे मैंने कह दिया N1। ठीक है। और ये क्या है हमारी? ये यूनिट सिस्टम है, तो यूनिट को मैंने कह दिया U से, U1 इजिकल टू, भाई ये वाली चीज इसके इक्वल तो है ही है। ठीक है, ये 5,000 जो दे रखा है, ये दूसरा मैग्नीट्यूड हो गया। और ये जी जो दे रखा, GM जो दे रखा है, ये दूसरे वाली यूनिट होगी। तो हमारा यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट हुआ। इस फॉर्मूले में क्या दिखाई दे रहा है? N1 U1 इजिकल टू N2 U2। तो इसका मतलब है हम यहाँ से एक चीज भी समझ सकते हैं कि NU इजिकल टू कॉन्स्टेंट, NU इजिकल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि आप ये वाला फॉर्मूला हमारा कहाँ पे यूज होने वाला है? हमारे ये फॉर्मूला यूज होने वाला है जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलते हैं, यानी कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलते हैं। अभी इस पे क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो पहले इस बात को समझते हैं। एक आपने ध्यान देने वाली बात देखी होगी,
अच्छा, ये वाला फॉर्मूला N1 U1 इजिकल टू N2 U2 आपको 11th क्लास में या कहीं टीचर में मतलब रटवा दिया जाता था, और आप भी इस मतलब फॉर्मूला को रटते थे, लेकिन इनका भी सभी के कंसेप्ट बने हुए हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कह लगूं, आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से दिखाई दे रही होगी, और इस चीज को आप भी अच्छे तरीके से यहाँ पर रिमार्क करके चलियो। क्या करके चलियो? रिमार्क करके चलियो। क्या बात दिखाई दे रही होगी? अगर मैं मान लो सपोज करो, एक बार इस टर्म्स को एक बार दोबारा लिख लो, 5 किलोग्राम इजिकल टू 5000 ग्राम। ठीक है, 5000 ग्राम। देखो भाई, ये वाली जो सिस्टम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो किलोग्राम है और ये जो ग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसमें से बड़ी यूनिट कौन सी है? आप कहोगे ये वाली बड़ी यूनिट है। कैसी यूनिट है भैया? बड़ी यूनिट है। अगर वहीं अगर मैं बात करने लगूँ, ये वाली जो ग्राम है ये कैसी है? हमारी छोटी यूनिट है। छोटी यूनिट है। तो जब कभी एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, जब कभी बड़ी यूनिट होती है तो उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड कैसा होता है? छोटा। और वहीं अगर मैं बात कर लूँ, अगर यहाँ पे छोटी यूनिट दिखाई दे रही है तो इसके साथ इसका मैग्नीट्यूड कैसा होता है? बड़ा। तो इसका मतलब है भाई, अगर एन 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 यू इजिकल टू कॉन्स्टेंट है, तो यदि एन बड़ा होगा तो यू कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। तो ये बात तो पक्की पता लगी भाई, अगर एन बड़ा रहेगा तो यू को तो छोटा करना ही पड़ेगा, कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा, जब भी तो हमारी कांस्टेंट टर्म्स आओगी। तो अब आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूं, आपको बिना क्वेश्चन सॉल्व करे हुए आप कैसे पता लगाओगे कि यो सिस्टम हमारा ठीक है या नहीं है। ठीक है, यानी कि इस वाले पॉइंट से आपको एक बात पक्की पता लगी होगी, अगर बड़ी यूनिट है तो हमारा मैग्नीट्यूड कैसा आ रहा है? छोटा मैग्नीट्यूड। कैसा आ रहा है? छोटा मैग्नीट्यूड। किसकी वैल्यू आ रही है? छोटे मैग्नीट्यूड की। दूसरी वाली बात, अगर छोटी यूनिट है तो इसके साथ कैसा आ रहा होगा? बड़ा मैग्नीट्यूड, बड़ा परिणाम। ठीक है, बड़ा मैग्नीट्यूड। अब इस बात को ध्यान से एक बार यहाँ पे देखो, अगर वहीं एक एक मतलब छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इन एग्जाम्पलों को भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा बाद में। अगर वहीं अगर मैं आपसे कहने लगूँ, अगर मैं चलो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे सपोज करो मैंने ये ले लिया, आपको एक चीज बता दूं, एक एक जैसा अगर मैं आपसे कह लगा, एक न्यूटन में कितने होते हैं? 10⁵ डायन होते हैं। 10⁵ डायन होते हैं। ठीक है, ये होता है। न्यूटन जो है हमारी MKS यूनिट है, और ये डायन कैसी है? हमारी CGS यूनिट है। किसकी? ये किसकी यूनिट है? फोर्स की, मतलब बल की। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझो, एक बार ध्यान से समझो इस बात को, ये बड़ी वाली यूनिट है। MKS जो है अपने आप में बड़ी यूनिट है, तो बड़ी यूनिट के साथ में यहाँ जो मैग्नीट्यूड आपको दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखाई दे रहा है? छोटा। अगर CGS की वहीं बात कर लगूँ मैं, CGS के साथ में, CGS जो यूनिट है डायन की, यहाँ पे ये छोटी यूनिट है, लेकिन इसके साथ इसका मैग्नीट्यूड कैसा दिखाई दे रहा? बड़ा। तो ये वाला आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन याद रखना है, कि अगर कहीं अगर ऐसा उल्टा मिल जाता, मान लो ये कंडीशन तो सही है, अगर बाय द वे ऐसा मिल जाता कि एक डायन में कितने होंगे? 10⁵ न्यूटन होंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाता, ऐसा मिल जाता, तो आप एक एक बात अच्छे तरीके से देख सकते थे, न्यूटन कैसी थी? एक तरीके से बड़ी यूनिट थी। कैसी यूनिट थी? बड़ी यूनिट थी। और इसके साथ बड़ी यूनिट के साथ ये मैग्नीट्यूड कैसा आ रहा है? ये भी बड़ा आ रहा है, बड़ा मैग्नीट्यूड आ रहा है। ठीक है, और वहीं अगर डाइन कैसी थी हमारी? ये छोटी यूनिट थी, और छोटी यूनिट के साथ में कैसा आ रहा है? छोटा मैग्नीट्यूड। कैसा आ रहा है? छोटा मैग्नीट्यूड। तो भैया ये वाली बात तो एकदम गलत है, यानी कि ये वाला रूल तो हमारे एनयू सिस्टम को फेल कर रहा है, केवल ये वाला रूल ही पास है। ये वाली बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। चलो, तो अगर मैं आपसे कह लगूं, अब मैं आपको सिखाता हूं यूनिट कन्वर्जन सिस्टम, यानी कि इस जो ये फॉर्मूला बताया है इसका प्रयोग कैसे करेंगे। यूनिट कन्वर्जन सिस्टम, यूनिट कन्वर्जन सिस्टम। यूनिट कन्वर्जन सिस्टम से में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन पता नहीं चल पाता लोगों को किस प्रकार से ये करना है। ठीक है, कुछ मतलब प्यारे साथियों को ये नहीं पता चल पाता कि मतलब यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है ये। चलो, मैं सबसे पहले, मैंने हमारे जैसा आप सभी को पता होगा, इस बैच का नाम क्या है? बेसिक टू एडवांस। तो पहले मैं बेसिक का एक एक पॉइंट उठाता हूँ। अगर मैं आपसे कह लगूँ यूनिट कन्वर्जन सिस्टम जो है, ये एक बार फॉर्मूला दोबारा से रिपीट कर लो, एन यू इजिकल टू कॉन्स्टेंट, और दूसरी बात N1 U1 इजिकल टू N2 U2।
ये टर्म्स है हमारे पास, ये दोनों टर्म्स आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलो एक क्वेश्चन एक वो बताता हूँ मैं आपको किस प्रकार से आपको कौन सी चीजें देखनी है, ठीक है। चलो अपनी तरफ से ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर मुझे ये पता करके देखना है कि भैया 1 मीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पता करना है, यानी कि यहाँ वाले टर्म्स हमें पता करनी है, ठीक है। तो ये बेसिक का क्वेश्चन है, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। तो एक बार ध्यान से समझ के चलिए इसमें ये वाली ट्रिक कैसे आजमा रहा हूँ मैं। तो N1 U1 इजिकल टू N2 U2 फॉर्मूला लेना है, ठीक है भाई। N1 की वैल्यू जो ये इसके मैग्नीट्यूड के साथ देता है ये वाली, तो 1 मल्टीप्लाई, ये क्या है हमारा पास मीटर है, मीटर है। और N2 की वैल्यू आपसे वो पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई यूनिट कौन से, ये वाली हमारी सेंटीमीटर की। जब भी कभी ऐसा फॉर्मेट आपको दिखाई दे, आप हम ये इधर छोटी क्वांटिटी है, ये वाली कैसी है बड़ी, तो आप बड़ी वाली को चेंज कर लो और बड़ी वाली को भी इसके अकॉर्डिंग चेंज करें। तो मीटर में अगर हम पता करने लगा सेंटीमीटर का क्या केस होता है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। इधर 100 सेंटीमीटर लिख लो, इधर इजिकल टू N2 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो N2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो यहाँ से एक बात आपको पता लग गई कि यहाँ पे कितना आएगा, 1 मीटर में कितना होंगे, 100 सेंटीमीटर। ये तो मतलब जनरल टर्म्स थी। अगर मैं आपसे कह लगूं, एक क्वेश्चन और बना कर देता हूँ, बेसिक का क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे कह लगूं कि 1 माइक्रोन में कितने कितने नैनो पार्टिकल, मतलब कितने नैनोमीटर, कितने नैनो, या ऐसे लिख दो बस आप एनएम, यानी कि कितने नैनोमीटर रहे होंगे। तो ये वाली चीज, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमें बदलना है। अब देखना थोड़ा ध्यान से समझ गया। अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं N1 U1 इजिकल टू N2 U2, तो N1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। U1 की वैल्यू कितनी है, ये माइक्रोन है, ठीक है, माइक्रोन है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे ये N2 की वैल्यू निकालनी है और U2 की वैल्यू कितनी है, नैनो, नैनो है, ठीक है। अगर मैं देखने लगूँ अच्छे तरीके से, माइक्रोन की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻6 होती है, इजिकल टू N2 मल्टीप्लाई नैनो की कितनी होती है, 10⁻⁹ होती है। N2 की निकालने इसे इधर भेज दो, तो 10⁻⁶ अपॉन 10⁻⁹ इजिकल टू N2। जब इसे आप खत्म करोगे तो N2 इजिकल टू यहाँ से कितना बनेगा, 10 ये ऊपर जाकर प्लस का 9 में से 6 जाएगा, तो N2 की वैल्यू कितनी बनेगी, 10⁻³ बनेगी। तो इसका मतलब आपको अच्छे तरीके से पता हो जाना चाहिए कि भैया 1 माइक्रोन में कितने हो गए, 10⁻³ एनम हो गए। तो ये वाली बात आपको बेसिक से क्लियर हो गई होगी। ये तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन थे, बेसिक थे, लेकिन क्वेश्चन कैसा आता है वे वाली चीज मैं आपको अच्छे तरीके से बता देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आई होप ये सारी चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आपको ये यूनिट कन्वर्जन में इसका प्रयोग कैसे करना है इसका आपको अच्छे से आल लगा होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकंड माइनस टू इजिकल टू डैश पूछ रखा है यहाँ पे, ये ग्राम दे रखा है, ग्राम दे रखा है, और सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड-2 ये टर्म्स हमें दे रखी है। और हमें इसमें मतलब यूनिट कन्वर्जन का केस अच्छे तरीके से बताना है, ठीक है। चलो एक बार आप ट्राई करो, आप ट्राई करो, अच्छे तरीके से हो जाओगा जैसा मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया। देखो भाई, तो सबसे पहले क्या करना है, N1 U1 इजिकल टू N2 U2 लेना है, ठीक है। अब N1 यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ये 1 हो गया, N1 की वैल्यू 1। ये यूनिट सिस्टम है, इसको पूरे को यहाँ पे लिख लो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड-2 इजिकल टू, यहाँ पे N2 की वैल्यू बतानी है भैया, और U2 की वैल्यू ये रही हमारे पास, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड-2, ठीक है। देखो अगर कभी भी पावर ऐसा माइनस में जा रही हो तो आप नीचे ले आओ, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई किलोग्राम मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। आप जितना ये सोल्व करने का तरीका समझोगे तो आपको बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई ग्राम, कुछ की पॉइंट भी साथ साथ मैं आपको बताता चला जाऊंगा जिससे कि आप इसको अच्छे से सॉल्व करते रहोगे, ठीक है। अब देखो सेकंड से सेकंड कट जाएगा,
जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने फंस जाए कि मान लो इधर तो छोटी यूनिट है, इधर कैसी है बड़ी वाली यूनिट, तो बड़ी वाली यूनिट को चेंज करना हमेशा, और बड़ी वाली को भी किसके क्रॉसपॉन्ड में चेंज करनी है, इसके। तो किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो भैया 1000 ग्राम होते हैं। बड़ी वाली को चेंज कर लिया, मल्टीप्लाई, इसका तो काम खत्म हो गया। अब ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, कितने होते हैं, तो भैया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर स्क्वायर का रखा तो भैया हम भी स्क्वायर करेंगे, इजिकल टू N2 मल्टीप्लाई ग्राम मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बहुत अच्छे तरीके से इसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ग्राम मल्टीप्लाई 100 कितनी बार, 2 बार, 100 मल्टीप्लाई 100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इजिकल टू N2 मल्टीप्लाई ग्राम मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टर्म्स आपकी बन गई होगी। कट्टा फिट्टी करो, गदर मचा दो, यहाँ पे ये कट गया, जीएम से जीएम कट गया। अब हमारा इधर देख लो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 10⁻7 बनी है भैया। इसकी वैल्यू N2 की वैल्यू, ठीक है जी। तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे क्या वैल्यू रख देंगे, 10⁻7 रख देंगे, तो हमारा ये आंसर एकदम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे तरीके से करके दिखाओगे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से करके दिखाओगे। चलो यहीं पे एक क्वेश्चन देता हूँ। अगर मैं आपसे कह लगूँ कन्वर्ट कन्वर्ट 78 पिकोमीटर टू माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर, जल्दी से बताओ इसका क्या बनेगा, यानी कि म्यू एम में बदलो। ठीक है, बदलो अच्छे तरीके से, चेंज करो। जैसे पी को मैं आप सभी को पता होगा, अगर इसमें फॉर्मूला लगा लूँ N1U1 इजिकल टू N2U2, ठीक है। N1 की वैल्यू कितनी दे रखी, 78 दे रखी, मल्टीप्लाई U1 की वैल्यू, यानी कि पी को मीटर दे रखा था, इसका मतलब पी को में कितने होते हैं, 10⁻12 मीटर होते हैं, ठीक है, इजिकल टू N2 मल्टीप्लाई इसमें कितने होते हैं, 10⁻6 10⁻6 मीटर होते हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा मीटर से मीटर कट जाएगा, और N2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 78 मल्टीप्लाई 10⁻12, और ये हो जाएगा 10⁻6। तो यहाँ पे कितनी बचेगी, 10⁻6 वैल्यू बचेगी। तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 78 मल्टीप्लाई 10⁻6, यानी कि ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं एक और बेहतरीन से क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। एक क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। जी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, जी की वैल्यू दे रखी है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम, और इसकी किलोग्राम की कुछ वैल्यू दे रखी है -2, और यहाँ पे इजिकल टू कह के आपसे स्पेस दे रखा है कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे, तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये टर्म्स दे रखी है, सेकंड -2 और ग्राम, ग्राम जो है ग्राम -1, इस तरीके से टर्म्स दे रखी है। चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से, ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन भी जाते हैं। ठीक है, ट्राई करो जल्दी जल्दी से। चलो देखते हैं क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिया होगा। सबसे पहले हमारे जो जैसा फॉर्मूला N1U1 इजिकल टू N2U2 था हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे N1 की वैल्यू ये दे रखी, N1 की कितनी रखी, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 मल्टीप्लाई यूनिट कितनी दे रखी, जितनी भी दे रखी हो भैया, N का मतलब यहाँ न्यूटन है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, ये टर्म दे रखी है, इजिकल टू N2 की वैल्यू हमें बतानी है, और इस वाले की यूनिट हमें ये दे रखी, यानी कि कितनी, सेंटीमीटर 3 सेकंड -2 और ग्राम -1, ठीक है। देखो ये जब कभी भी ऐसा माइनस का केस आपको बन जाए, ये आप नीचे ले आओ, आपका बहुत फायदा बन जाएगा। ठीक है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11, ठीक है। और अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जो ये n दे रखा है ना भैया,
तो ये आपका न्यूटन दे रखा है। न्यूटन किसकी यूनिट होती है? न्यूटन, वो यानी कि न्यूटन N4 क्या दे रखा है? ये न्यूटन दे रखा है। क्या दे रखा है? न्यूटन। और न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। किसकी होती है? बल की। फोर्स की यानी कि बल की। तो आप सभी को पता होगा F इजिकल टू एम में हो गए, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण। तो F इजिकल टू मास को हम किस में दिखाते हैं? किलोग्राम में। और जो एक्सेलरेशन है इसकी यूनिट होती है मीटर बटे सेकंड माइनस 2। मीटर बटे सेकंड माइनस 2। तो हमारा ये जो टर्म्स बन जाएगी, एन की जगह हम कौन सी टर्म्स यूज कर सकते हैं? यानी कि एन की जगह, न्यूटन की जगह हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर बटे सेकंड माइनस 2। ये टर्म्स यूज कर सकते हैं। चलो भाई, यूज कर लो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत समस्या नहीं आने वाली। एन की जगह हम क्या यूज कर लेंगे? किलोग्राम। किलोग्राम मीटर बटे सेकंड माइनस 2। और ये हमारा एक कंपनी का मीटर स्क्वायर है, और ये एक कंपनी का किलोग्राम -2 है। -2 इजिकल टू, ये हमारा N2 है, ये इधर हमारा सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है ये, और यहाँ पे सेकंड -2 दे रखा। अभी हम इन्हें नीचे ले जाने वाले हैं, होते रहोगे ना बैठे बैठे वहाँ पे। तो 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 मल्टीप्लाई, देखो 1 किलोग्राम की पावर यहाँ पे है प्लस की, और यहाँ पे कैसी? माइनस की। तो कैसे हो जाओगे? यहाँ पे माइनस, और ये एम की कितना हो गया? 3 हो गया, और सेकंड -2 हो रहा है हमारा ये। ठीक है, सेकंड -2 इस तरीके से। एक बार चेक कर लो, सेकंड -2 बना है, ठीक है। एक बार चेक कर लो भाई जल्दी जल्दी से, सेकंड -2, ठीक है। अब देखो एक बार, ये हमारा किलोग्राम का भी यहाँ पे किलोग्राम को और लिख लो, यानी कि किलोग्राम को भी एक काम करो नीचे ले आओ, या एक बार दिखा देता हूँ, किलोग्राम -1 बनेगा ये, ठीक है। इजिकल टू N2, ये सेंटीमीटर का क्या हो गया? हमारा क्यूब हो गया। और ये सेकंड नीचे आने के बाद में कैसी हो जाएगी भाई? ठीक है। अच्छा, ये हमारा ये सेकंड है यहाँ पे, ये प्लस का रहेगा भाई। कैसा रहेगा? ये प्लस का, क्योंकि मीटर बटे सेकंड स्क्वायर होता है प्लस का। ठीक है, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, न्यूटन की जगह ये प्लस का रहेगा। ठीक है, प्लस का इधर। ये आ जाओ, ये नीचे ले आओ इसे भी, इसे सेकंड वाले को सेकंड का स्क्वायर। और ये ग्राम जो है, तो ग्राम का भी ये पावर 1 ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो एक बार, अगर मैं इसे जो माइनस यहाँ ये फ्री फंड का दिखाई दे रहा है, इसे भी कहाँ पे ले आऊँ? इसे भी मीटर क्यूब, और ये किलोग्राम को भी नीचे ले आऊँ तो सेकंड स्क्वायर। और फिर इन्हें बदलने का प्रोसेस जारी करेंगे फिर हम। N2 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर और ग्राम, ये है हमारे पास। तो बदलने का प्रोसेस करो, बदलने का प्रोसेस आपको यहाँ छोटी यूनिट दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे इधरली साइड में हमारी बड़ी वाली यूनिट दिखाई दे रही होगी। बड़ी वाली को चेंज करते हैं हमेशा। 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 मल्टीप्लाई, मीटर है इधर सेंटीमीटर है, तो भैया ए 100 क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या है? क्यूब है। यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास सेकंड स्क्वायर है। किलोग्राम को अगर चेंज करोगे तो क्या होगा? 1000 ग्राम होगा। क्या होगा? 1000 ग्राम आएगा। ठीक है, इजिकल टू, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? N2, और ये सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर और ग्राम। कदर मचा दो, जल्दी जल्दी से काट दो। इससे सेकंड स्क्वायर से ये कट गया होगा, ग्राम से ये कट गया होगा, इस वाले से ये कट गया होगा। अच्छा, इसे ये सेंटीमीटर, इसे अलग अलग लिख लोगे ना, तो इसे एक काम करो, इसे अलग लिख लो, इसे क्यूब, तो इस ये वाली, इससे ये सिस्टम पूरा कट जाओगा। तो क्या बचेगा? देखो एक बार ध्यान से, यानी कि 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11। ठीक है, और यहाँ पे 100 कितनी बार बचा हुआ है? 3 बार, तो 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और डिवाइडेंट में हमारा कुछ बचा हुआ है क्या? हाँ जी, 1000 बचा हुआ है। और इधर क्या बचा हुआ है? N2 बचा हुआ है। 1000, 3 जीरो कट खत्म हो जाएगी, एक ये होगी, तो हमारे पास 3 जीरो ये बची हुई है। 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 और मल्टीप्लाई 10⁻3, ये बनेगी N2। तो इसे जब आप सोल्व करोगे तो N2 इजिकल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻8, ये टर्म्स आपकी अच्छे तरीके से बनेगी। इस वाली टर्म्स को आप यहाँ पर रख दोगे तो हमारा आंसर कैसा हो जाएगा? सेटिस्फाई कर देगा। जल्दी से बताओ, यूनिट कन्वर्जन का सिस्टम आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक टर्म्स देख लो, अगर मैं आपसे क्या लगूं, देखो एक क्वेश्चन है। ठीक है, कन्वर्ट कन्वर्ट 1 न्यूटन
1 न्यूटन इंटू टाइम, जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखा है कि 1 न्यूटन को टाइम में बदलो, 1 न्यूटन को टाइम में बदलो, वैसे तो ये टर्म्स आप अच्छे तरीके से याद रख लोगे, लेकिन बदलने का तरीका सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना भी है। क्या करना है आपको, बच्चों को पढ़ाना भी, 1 न्यूटन को डायन में बदलने को कह रखा। तो सबसे पहला हमें ये पता होना चाहिए कि भैया जो ये न्यूटन है, न्यूटन जो है ये किसकी यूनिट होती है। ये भैया एम के एस में किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, यानी कि बल की एम के एस पद्धति में, बल का एम के एस पद्धति में मात्रक जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर होगी हमें। अगर मैं बात कर लगूँ डायन, तो डायन किसका होता है, डायन भी किसका होता है, फोर्स की यूनिट होती है, बल की यूनिट होती है, लेकिन किस में, सीजीएस में। तो बस आपको यही वाली बात अपने माइंड में फीड करके रखनी है कि सीजीएस में और एमकेएस में। ठीक है, चलो अगर इसका मतलब है अब 1 न्यूटन को डायन में बदलना, तो फॉर्मूला लगाओ N1 U1 इजिकल टू N2 U2। ठीक है, अब देखो N1 U1 जब ये दे रखा है, इस वाले टर्म्स को हम अच्छे तरीके से फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब N1 क्या कह रहा है, 1 न्यूटन को बदलने को कह रहा हो, तो इसकी N1 की वैल्यू कितनी होगी, 1, और U1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, U1 यानी कि यूनिट दे रखी है इसकी, यहाँ पे क्या देखा, न्यूटन, और N2 की वैल्यू हमें बतानी है, और ये किस में बतानी है हमें, डाइन में, किसमें बतानी है भैया, डाइन में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप अच्छे तरीके से देखो, अगर मैं इसका एक फॉर्मूला बना कर दिखाता हूँ आपको न्यूटन का, अभी आपको बताया था F इजिकल टू एम में था, मास मल्टीप्लाई एक्सेलेरेशन, तो F इजिकल टू ये क्या बना था हमारे पास, किलोग्राम बना था, और एक्सेलेरेशन का क्या बना था, मीटर बटे सेकंड 2, ये बना था हमारे पास। ठीक है, ये ए फॉर एक्सेलेरेशन है हमारा। अगर मैं बात कर लगूँ न्यूटन को किसके अकॉर्डिंग यूनिट में लेना है, एम के एस में, और एम के एस में 1 तो ऐसे कैसी, न्यूटन को जब आप देखते हो एम के एस में तो किलोग्राम मीटर बटे सेकंड, ये तो बहुत बढ़िया बनना भाई। तो न्यूटन की जगह क्या रख दो, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर इजिकल टू N2। लेकिन डाइन का जब आप केस देखोगे, इसका केस देखोगे डाइन का, डाइन किस में है, सीजीएस में है। तो सीजीएस में आपको पता होगा कि भैया पहले इसे देखो, किलोग्राम को, किलोग्राम सीजीएस में अगर देखा लगा तो काय में होता है, ग्राम में, तो किलोग्राम की जगह तो लिख लिया ग्राम। मीटर की जगह भैया सीजीएस में अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो यहाँ क्या किस में होता है, सेंटीमीटर में। और अगर टाइम फिर सेकंड को देखो, ऐसे इधर के, मैंने आपको बताया इस इधर के क्रॉसपोर्ट में इधर वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा, सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड स्क्वायर, ये टर्म्स बन जाएगी। ठीक है, चलो इसे अब सोल्व करते हैं। ऐसे को तो आपने करके आए हो अभी, सेकंड के स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई, अब ये किलोग्राम का ग्राम में कंसेप्ट देख लो, तो क्या बनेगा इधर का, 1000 ग्राम बनेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई मीटर का किस में देखना है, सेंटीमीटर में, तो ये क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर इजिकल टू N2 मल्टीप्लाई ग्राम मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारे पास टर्म्स बनेगी। तो देखो ग्राम से ग्राम कट गया होगा आपका, और क्या बना होगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया होगा। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से N2 की वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर कैसी होगी, 5। तो इसका मतलब है 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, याद रख लियो, ये आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हो। 1 न्यूटन में कितने होते हैं, 10 की पावर 5 डायन होते हैं। ठीक है, ये हमारे डायन होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने ये जो टॉपिक आपको बताया है, ये यूनिट कन्वर्जन का टॉपिक आपको बताया है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बेहतरीन सा एक क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं। अगर मैं आपसे कह लगा, ठीक है, 1 जूल को किस में बदलो, 1 जूल कन्वर्ट इन अर्ग, यानी कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, कितने अर्ग होते हैं, या बदलो, अर्ग होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट रहने वाला है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करेंगे। अगर मैं आपसे कह लगूं, सबसे पहले तो इसके सॉल्यूशन करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा जूल किसकी यूनिट होती है। अगर मैं आपसे कह लगूं जूल जो होती है, यूनिट होती है किसकी, वर्क की, यानी कि जूल जो होती है किसकी यूनिट होती है, कार्य की, वो भी कौन से वाली यूनिट, एमकेएस में। कौन सी यूनिट, एमकेएस में। यदि अर्ग की बात करने लगूं, अर्ग जो है ये भी किसकी यूनिट होती है, वर्क की होती है, कार्य की होती है, लेकिन कौन से सिस्टम में, सीजीएस में।
कौन से सिस्टम में, सीजीएस में। तो इसका मतलब आपको ये होगा कि भैया हमें वर्क का सिस्टम लेकर चलना पड़ेगा, और वर्क के सिस्टम के लिए, ठीक है, वर्क के सिस्टम के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है कार्य का। तो वर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि कार्य बराबर बल गुना, बल की दिशा में विस्थापन, लेकिन हम नॉर्मल टर्म्स यूज कर लेंगे, बल गुना विस्थापन। अभी हमने बल का जब निकाल के आए थे तो हमारा किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर था यहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, इसका भी क्या होगा, मीटर में होगा। तो यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या जाएगा, सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि वर्क जो है, वर्क की यूनिट में हम ये यूज कर रखेंगे। लेकिन अब मेन बात हमें यहाँ ये समझनी है भाई, क्या समझनी है कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, ये वाली बात बतानी है। तो यानी कि अब इसे कन्वर्ट करने के लिए N1 U1 इजिकल टू N2 U2 ये टर्म्स यूज करेंगे। अब N1 को देखो, N1 कितना 1 है, और यहाँ पे क्या दे रखा, जूल दे रखा, इजिकल टू N2 की वैल्यू बतानी है, और यहाँ पे क्या दे रखा, अर्ग दे रखा। तो हमें ये वाली बात पता लगी, ये वाली जूल की जो यूनिट लेनी है वो MKS में लेनी है, अर्ग वाली किस में लेनी है, CGS में लेनी है, ठीक है, ये लेनी है। अब देखो एक बार ध्यान से, 1 मल्टीप्लाई जो MKS की जूल में जो यूनिट है ये आई है हमारे पास, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। तो जूल की जगह रखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे क्या है, सेकंड स्क्वायर, इजिकल टू N2 की वैल्यू हमें बतानी होती है, और अर्ग की यानी कि CGS के अकॉर्डिंग। तो पहले MKS का सिस्टम देख लो, किलोग्राम है MKS में, भाई MKS में तो किलोग्राम है, मीटर भी है, सेकंड भी है, सही है। लेकिन CGS में किलोग्राम थोड़ी ना रहता है, क्या होता है, ग्राम होता है। अगर इसका किलोग्राम की कोई पावर नहीं है तो यहाँ पे ग्राम की कोई पावर नहीं होगी। मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो मीटर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर है, यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा, ध्यान रखिए, सेंटीमीटर का भी क्या होगा, स्क्वायर, अपॉन, भाई यहाँ भी टाइम सेकंड में और यहाँ भी किस में, सेकंड में, तो स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर लेके चलेंगे। काटा फिट्टी कर दो, गदर मचा दो जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, अगर मैं कह लगूँ 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ गया, किलोग्राम, और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ गया, मीटर स्क्वायर, इजिकल टू ये क्या है, N2 मल्टीप्लाई ये क्या है हमारे पास, ग्राम, ग्राम मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमेशा ऐसे वाले केस में आपको क्या करना है, बड़े वाली यूनिट लेनी है, बड़े वाली यूनिट को चेंज करना है। तो 1 मल्टीप्लाई किसके क्रॉसपोंड में, इसके, तो किलोग्राम को ग्राम के साथ में देखना है, तो किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम। ये मीटर दे रखा है, यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा, तो 1 मीटर में कितने रह में, 2 सेंटीमीटर, लेकिन स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, इजिकल टू N2 मल्टीप्लाई ग्राम मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1000 ग्राम मल्टीप्लाई इसे 100 कितनी बार, 2 बार, लेकिन सेंटीमीटर को ऐसे लिख लो, सेंटीमीटर स्क्वायर इजिकल टू N2 मल्टीप्लाई ग्राम मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया होगा। अब देखो ग्राम से ग्राम कट गया होगा, तो N2 की वैल्यू कितनी जीरो बननी है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 10⁻⁷ इजिकल टू N2। तो इसका मतलब है 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, याद रखियो, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं भैया, 1 जूल में होता है 10⁻⁷ अर्ग, क्या होता है, 10⁻⁷ अर्ग। तो ये था हमारा कुछ यूनिट कन्वर्जन का बेहतरीन सा पॉइंट, ठीक है। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता लग गया होगा कैसे कैसे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, आप सभी को पता चल गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और ले लेंगे, और फिर एक क्वेश्चन के बाद यूनिट कन्वर्जन का काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, एक बार यहाँ तक का आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप यहाँ तक का सभी को एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा। यूनिट कन्वर्जन आपको बिल्कुल आसान लगने लग गया होगा, बस आपको थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। मैंने आपको बताया था बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ जाऊंगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, कितनी है, 1 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 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 इज इक्वल टू
इसमें मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में क्या रहने वाली है, ठीक है, ये देखना है हमें। अगर मैं आपसे कह लगूँ इसे एक छोटे फॉर्मेट में इस प्रकार से भी हिंदी में आ सके हो कि एक घन की भुजा, घन की भुजा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, तो उसका उसे हमें किस में बदलना है, यानी कि एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो एक घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन किस में, आयतन क्या रहने वाला है, आयतन किसके इक्वल, इसमें मीटर क्यूब में कितना रहने वाला है। तो मुख्य तौर पे आपको पता लग रहा होगा कि भैया जब हमारा कोई भी क्यूब होता है, हमारे पास कोई भी क्यूब होता है, उसकी सारी साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। तो इसका मतलब है उसका सेंटीमीटर क्यूब, भाई एक अगर एक वो एक सेंटीमीटर का है, मान लो लेंथ इसकी 1 सेंटीमीटर की, तो हाइट और ब्रेथ भी कैसी रहेगी, 1 सेंटीमीटर की, यानी कि 1 सेंटीमीटर की, ये भी 1 सेंटीमीटर की। तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा मीटर क्यूब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इजिकल टू डॉट 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 मीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ये रहने वाला है, किसका, ये वॉल्यूम रहने वाला है, आयतन रहने वाला है इस फॉर्मेट में, अगर सेंटीमीटर में ले। और वो कह रहा है यदि इसी वॉल्यूम को हम मीटर में लेते तो क्या कैसा सिस्टम आता, तो ये वाली बात बतानी है, इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन दे रखा था। अब देखो अगर मैं मोटे से तौर पर कह लगूँ तो सेंटीमीटर क्यूब जो है मीटर क्यूब में कितना होगा, आपसे ये पूछ रहा, और यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे आपकी n2 की वैल्यू पूछ रहा है, आप सोल्व कर दोगे आसानी से, 1 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू n2। हमेशा आपको ध्यान रखना बड़े वाली वैल्यू आपको चेंज करनी है, तो m की वैल्यू जो है ये क्या क्या है, मीटर है, ये क्या है आपका मीटर है, तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने जाओगे तो यानी कि 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ये क्यूब हो रहा है, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू n2 मल्टीप्लाई, ये कितनी बार लिखा हुआ है, 3 टाइम्स, और ये हमारा कितना है, सेंटीमीटर क्यूब है। इस वाले सिस्टम से पूरा ये सिस्टम कट जाएगा, और n2 की वैल्यू यहाँ से देखो जल्दी से कितनी आई, तो n2 इजिकल टू बना होगा, ये 100 की पावर 3 बना होगा, नहीं एक सेकेंड, ये हमारा बना होगा क्या, यानी कि 1 इजिकल टू n2 मल्टीप्लाई 100 की पावर 3 बना होगा ये, तो ये कैसा हो जाएगा, ये जाएगा नीचे, तो n2 इजिकल टू क्या बनेगा, 1/100 की पावर ये क्या बना होगा 3, ठीक है। अब इसे अगर सही फॉर्मेट में हम लिखना चाहे तो 100 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो देखो एक बार तो कितनी जीरो दिखाई दे रही है आपको, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6, और ये जाएगा n2 इजिकल टू क्या बन जाएगा, 10 की पावर माइनस के 6 बन जाएगा, यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर की भुजा है और उसका आयतन सेंटीमीटर में मेजर करा, अगर उसे मीटर में मेजर करना पड़ जाए तो कितना आंसर आओगा, 10 की पावर माइनस 6 आएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक यूनिट कन्वर्जन। आपकी जो अगली क्लास होने वाली है, अगली क्लास जो होने वाली है, हम उस क्लास में आपको एरर का कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको, और कुछ कंसेप्ट आपको बताऊंगा। चलो पहले एक काम करते हैं, अगली वाली क्लास में हम जो करते हैं यूनिट कन्वर्जन का सिस्टम हमने पढ़ लिया है अच्छे से, इसके आए हुए क्वेश्चंस एक बार हम अच्छे से देखते हैं। तो नेक्स्ट वाली क्लास में इसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, इस पॉइंट का जितना भी हमने यूनिट कन्वर्जन पढ़ा है, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम अपना एरर का टॉपिक देखते हैं, यानी कि जो रूटी का टॉपिक होता है। अगर मैं एक बार और क्लास को रिमाइंड कराऊं तो हम देखेंगे हमने कौन कौन सी चीजें कंप्लीट करी है। जैसे कि आप सभी को पता होगा यूनिट एंड मेजरमेंट की हमारी यूनिट चल रही है, और लेक्चर फर्स्ट है आज का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा यूनिट और मेजरमेंट में कि क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है। तो हमने सबसे पहला पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक राशियां जो किसी पे भी निर्भर नहीं करेगी, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ा हमने ड्राइव क्वांटिटी, जो किस पे डिपेंड करेगी, भौतिक राशियों पर। भौतिक राशियां क्या होती है, जो फिजिकल फिनोमेना से लिंक होती है, ठीक है, भौतिक परिघटनाओं से क्या होती है, संबंधित होती है, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन ड्राइव क्वांटिटी एक तरीके से पहले फिजिकल क्वांटिटी का जन्म हुआ, इसके बाद फिजिकल क्वांटिटी से किसका जन्म हुआ, ड्राइव क्वांटिटी का। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या थी, सप्लीमेंट्री पूर्ण रूप से फिजिकल क्वांटिटी में ही दो क्वांटिटी और जोड़ दी गई, कौन कौन सी, एंगल और सॉलिड एंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्वांटिटी का आपको अच्छे तरीके से पता लग गया होगा। इसके बाद हमने अच्छे से तरीके से देखा कि फिजिकल क्वांटिटी हमारी 7 होती है, और 7 में अगर मैं बात कर लूँ सबसे शुरुआत की जो ये 3 है ये फंडामेंटल होती है हमारी, ठीक है। इसके इधरली साइड में हमने क्वांटिटी के साथ साथ इनके यूनिट सिस्टम भी देख लिया।
इसके बाद जब हमने बता दिया कि फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है 7, ठीक है। इसके बाद क्या होना था, इसके बाद हमने ड्राइव क्वांटिटी देखी, किस प्रकार से फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर क्या बननी है, ड्राइव क्वांटिटी मिल रही है, ठीक है। ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। इसके बाद सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी में 2 क्वांटिटी और ऐड कर दी गई, यानी कि 7 के साथ साथ क्या होगी, एंगल और सॉलिड एंगल भी ले लिए, कोन और घन कोन, ठीक है, जो ठोस गोला होता है उसको भी ले लिया, ठीक है। अगर मैं बात कर लगूँ, फिर इसके बाद हमने देखा सिस्टम क्या होते हैं, सिस्टम सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो N1U1 इजिकल टू N2U2 कैसा बना था, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या था, ठीक है। इसके बाद ये रिमार्क पॉइंट भी बताया था और ये वाली टर्म्स भी मैंने आपको बताई थी। इसके बाद हमारा क्या चला, इसके बाद हमने कुछ सिस्टमों को कैसे देखा कि डायरेक्टली अगर कोई वैल्यू दे दे तो गलत है या ना है, तो वो आपको कैसा पहचान करना है। तो इसके बाद हमने देखा कि यूनिट कन्वर्जन सिस्टम कैसे हम पढ़ते हैं। पहले बेसिक से लेकर चले, हम कुछ क्वेश्चन देखे हमने, फिर इसके बाद हम धीरे धीरे करके एडवांस के क्वेश्चनों पे बढ़ते चले गए। तो इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे देखते चले गए, ठीक है। और कुछ हमें टर्म्स भी अच्छे तरीके से यहाँ से याद करने को भी मिली। पीजीटी में तो डायरेक्टली ये टर्म्स पूछ ली भी जाती है कि भैया 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं या फिर 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट बात, हमने इनके कुछ क्वेश्चन देखे। तो आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी, ठीक है, और आपको कुछ ना कुछ इस क्लास से सीखने को जरूर मिला होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रीवियस ईयर्स के हर उसमें एग्जाम में, फिजिक्स के रिलेटेड एग्जाम में अगर प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे, और फिर क्या देखेंगे, इसके बाद हम परसेंटेज एरर यानी कि एरर का टॉपिक पे आगे बढ़ जाएंगे। और एरर के बाद हम जो टॉपिक देखने वाले हैं, फिर डायमेंशन का टॉपिक देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको पूरा जो हमारा मैप रहने वाला है वे बता दिया है, ठीक है। और हमारा ये बैच आपके लिए इतना बेहतरीन रहने वाला है कि बेसिक टू एडवांस आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। ऑल दी बेस्ट। जय श्री राधे कृष्ण सभी को।